नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद मिश्रा, प्रवक्ता श्री शक्ति डिग्री कॉलेज, शाखा हरी घाटमपुर, कानपुर नगर। आज आपको डीएलएड, बीएड एवं अन्य एग्जाम में आने वाले कभी कभी आ जाता है शिक्षा में अपव्यय एवं अवरोधन क्या होता है। तो आज हम आपको वही बताने जा रहे हैं, शिक्षा में अपव्यय क्या होता है। तो सन 1929 में हर्टाग समिति ने शिक्षा के विभिन्न अंगों को निष्पक्ष रूप से जांच करके सरकार का ध्यान अपव्यय रोकना एवं अवरोधन की ओर आकर्षित किया। समिति ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, अपव्यय से होने वाली हानियों कुछ छात्रों के अतिरिक्त प्रायः सभी को साक्षरता के मार्ग में बाधक हैं। अपव्यय का अर्थ क्या होता है? तो अपव्यय शब्द का प्रयोग एक से अधिक अर्थों में किया जा सकता है। शिक्षा में अपव्यय शब्द का अर्थ सर्वमान्य है। ये उन छात्रों पर समय, धन, शक्ति का अपव्यय जो सफलतापूर्वक अपनी कक्षा को पूर्ण नहीं करते। जो बालक प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश करता है, उससे ये आशा की जाती है कि वो 5 वर्ष में अपनी प्राथमिक शिक्षा समाप्त कर लेगा और अंत में कक्षा 5 में उत्तीर्ण हो जाएगा। इस प्रकार छात्र के संबंध में समय, धन और शक्ति का किसी प्रकार का अपव्यय नहीं होगा, परंतु व्यवहारिक रूप से हमें ऐसे अनेक छात्र मिलते हैं जो अति उत्साह से प्राथमिक कक्षा में प्रवेश तो लेते हैं, किंतु वे कुछ ही समय के उपरांत और कभी कभी 3 या 4 वर्ष के पश्चात विद्यालय से अपना संबंध विच्छेद कर लेते हैं। इस प्रकार के छात्र प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम को समाप्त नहीं करते हैं। अतः इन छात्रों पर समय, धन और शक्ति का अपव्यय होता है। इस प्रकार अपव्यय से हमारा अभिप्राय है उन विद्यार्थियों पर व्यर्थ व्यय किया हुआ धन, समय, शक्ति जो किसी न किसी कारणवश प्राथमिक शिक्षा को पूर्ण करने से पूर्व ही अपना अध्ययन स्थगित कर देते हैं। अब हर्टाग समिति के शब्दों में क्या है? अपव्यय से हमारा अभिप्राय प्राथमिक शिक्षा पूर्ण होने से पूर्व बच्चों को विद्यालय की किसी भी कक्षा से हटा लेना। इससे अपव्यय इसलिए कहा गया है क्योंकि जो शिक्षा इस प्रकार के छात्र प्राप्त करते हैं वो उनको स्थायी रूप से साक्षर बनाने में असफल होती है। हर्टाग समिति के शब्दों में, जब तक प्राथमिक शिक्षा कम से कम साक्षरता ना प्रदान कर दे वह व्यर्थ है। सामान्यतः कोई भी बच्चा जिसने कम से कम 4 वर्ष का प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम पूर्ण नहीं किया है, स्थायी रूप से साक्षरता नहीं प्राप्त कर सकता, साक्षर नहीं माना जाएगा। अब प्राथमिक शिक्षा में अपव्यय होता क्या है? एजुकेशन इन इंडिया 1955-56 के अनुसार 1952-53 में कहा गया था, कक्षा 1 में शिक्षा ग्रहण करने वाले प्रत्येक 100 छात्रों में से 1953-54 में कक्षा 2 में 64, 1954-55 में कक्षा 3 में 51 और 1955-56 में कक्षा 4 में 43 छात्र थे। तो इस प्रकार इन आंकड़ों से सिद्ध होता है कि हमारे देश में प्राथमिक शिक्षा में अति महान अपव्यय है। एजुकेशन इन इंडिया 1964-66 के अनुसार बालकों में 58% और बालिकाओं में 65% अपव्यय था। कोठारी कमीशन के अनुसार निम्न प्राथमिक स्तर पर बालकों एवं बालिकाओं की शिक्षा पर अपव्यय क्रमशः 56% तथा 62% था और उच्च प्राथमिक स्तर पर ये अनुपात क्रमशः 64 और 34% है। तो इस प्रकार ये प्राथमिक शिक्षा में अपव्यय पहले की बात की गई है। अब आप करंट में हमें आप परसेंटेज दीजिए, शिक्षा में कितना अपव्यय हो रहा है, हमारे कमेंट बॉक्स पे उत्तर दीजिए। अपव्यय के कारण कौन कौन से हो सकते हैं? तो छात्रों के विद्यालय प्रवेश की योग्यता, आयु तथा वर्ष में उपस्थित के दिवसों के संबंध में निश्चित नियम नहीं है। विद्यालयों की बढ़ती हुई जनसंख्या के अनुपात में शिक्षा निरीक्षकों या शिक्षकों की संख्या में वृद्धि नहीं की गई। इस कारण न तो शिक्षा निरीक्षक अपव्यय के कारणों का अध्ययन कर पाते हैं और न ही उनको दूर करने के उपाय ही सोच पाते हैं। ऐसे प्राथमिक विद्यालयों की संख्या अति नगण्य है जो बालक के मानसिक, शारीरिक और नैतिक विकास करने का दावा कर सकें। विद्यालय के अपूर्ण शिक्षा उपकरण, अवांछनीय भवन,
तथा नीरस एवं उत्साहहीन पर्यावरण छात्रों को अध्ययन करते रहने के लिए प्रभावी प्रेरणा प्रदान नहीं कर पाता। प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम एक मार्गी तथा कठोर है, उसमें विषयों की अधिकता है। मुंबई राज्य के सर्वेक्षण के अनुसार पिछड़ी जातियों में ज़्यादा अपव्यय है। इसका मुख्य कारण बच्चों के अभिभावकों में शिक्षा का अभाव है। कहीं कहीं पर बाल विवाह प्रथा है, इसलिए बालिकाओं की जल्दी शादी कर जाती है, तो वो बालिकाएं भी प्राथमिक शिक्षा से दूर हो जाती हैं। अगली बात है कि 60% अपव्यय का कारण है भारतीय जनता की आर्थिक परिस्थितियाँ। आर्थिक परिस्थितियों के कारण बहुत से लोग अपने बच्चों को विद्यालय से हटा लेते हैं और पढ़ने नहीं देते, दूसरे काम में लगा देते हैं। अब अपव्यय को रोका कैसे जाए, निवारण के उपाय क्या है? तो शिक्षा प्रशासन की निश्चित नीति का निर्धारण करें। विद्यालय प्रवेश की योग्यता आयु वर्ष में उपस्थित दिवसों का निर्धारण करें। स्कूल शिक्षक वाले एकल शिक्षक वाले प्राथमिक विद्यालयों में अधिक या 2 या 3 अध्यापकों की नियुक्ति पर बल दे और इसमें महिला शिक्षकों की नियुक्ति पर बल देना चाहिए। प्राथमिक विद्यालय में महिलाएं ज़्यादा ध्यान देती हैं। भारत सरकार ने ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना में शिक्षा उपकरणों पर बल दिया जाए। प्राथमिक विद्यालयों में स्थानीय पर्यावरण तथा आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाए। अभिभावकों को शिक्षित करने का कदम उठाया जाए। इसके लिए समग्र साक्षरता अभियान चलाया गया था। छात्रों को शैक्षिक सामग्री, यूनिफॉर्म तथा अन्य सामग्री समय पर उपलब्ध कराई जाए। अब नेक्स्ट है अवरोधन क्या होता है। तो अवरोधन का अर्थ स्पष्ट करते हटाग समिति ने लिखा है, अवरोधन से हमारा अभिप्राय एक बच्चे को एक निम्न कक्षा में एक से अधिक रोका जाना, अर्थात एक ही कक्षा में बार बार ज़्यादा पढ़े तो उसे अपव्यय फेल हो जाए। किसी कारणवश कक्षा बार बार एक, जैसे मान लो कोई कक्षा 3 में छात्र है तो कक्षा 3 में एक बार फेल हो गया या दूसरे कारण फिर 3 में पढ़ने लगा, जिसे अवरोधन कहते हैं। अवरोधन माने रोकना। इस रोके जाने का प्रमुख कारण परीक्षा में अनुत्तीर्ण होना। यदि एक बालक एक या अधिक कक्षाओं में एक या एक से अधिक बार परीक्षा में असफल होता है तो वो 5 वर्ष में प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम समाप्त नहीं कर सकता। इस प्रकार छात्र 4 अथवा 5 वर्ष की निश्चित अवधि में प्राथमिक शिक्षा पूर्ण नहीं कर पाते। उन पर भी किसी अंश तक समय, धन और शक्ति का अपव्यय होता है। अतः कह सकते हैं कि अवरोधन में आंशिक रूप से अपव्यय विद्यमान है। कोठारी कमीशन के प्रतिवेदन में अंकित है, अवरोधन की कक्षा 1 में 40%, कक्षा 4 में 21%, कक्षा 8 में 13.2% है। बालिकाओं की इन 3 कक्षाओं में अवरोधन क्रमशः 47%, 25% और 16% है। अवरोधन में निहित इस अप्रत्यक्ष अपव्यय को दूषित प्रभाव से न केवल छात्र अपितु इनके अभिभावक भी हतोत्साहित हो जाते हैं। फलस्वरूप या तो छात्र स्वयं ही प्राथमिक विद्यालय से अलविदा ले लेते हैं या उनके अभिभावक उनको घर पर रखकर किसी उपयोगी कार्य में लगा देते हैं। ऐसी परिस्थितियों में अवरोधन के साथ साक्षरता दर भी गिरती है। अवरोधन के कारण कौन कौन से हो सकते हैं? तो सामान्यतः हमारे विद्यालय और उनके बाहर का वातावरण दूषित है। शारीरिक दुर्बलता के कारण भी छात्र अनवरत रूप से अध्ययन नहीं कर पाते। फलस्वरूप 1 वर्ष का पाठ्यक्रम 2 या अधिक वर्षों में समाप्त करते हैं। पाठ विषयों की अधिकता एवं अरोचकता के परिणाम स्वरूप अधिकांश छात्र कुछ विषयों में कमजोर रह जाने के कारण ऊंची कक्षा में नहीं पहुंच पाते। प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षण पद्धति प्राचीन एवं अमनोवैज्ञानिक होने के कारण छात्रों पर इच्छित प्रभाव नहीं डाल पाती। एकांकी विद्यालय में एक ही शिक्षक सभी विषयों की शिक्षा देते हैं, जिससे छात्रों को मन नहीं लगता है ना, कुछ शिक्षक भी पढ़ा नहीं पाते हैं, तो इस प्रकार छात्र अरुचि हो जाते हैं और उसमें अवरोधन होता है। उचित शिक्षण सामग्री का अभाव, स्थान की कमी, कक्षाओं में छात्रों की अधिकता आज भी अवरोधन के कारण है। कहीं कहीं पर आप स्कूल में देखेंगे तो 100 छात्र हैं, 150 छात्र हैं एक कक्षा में। तो जो बीहड़ इलाका है जहाँ पर शिक्षा मतलब अधूरी है, शिक्षा का पर्याप्त व्यवस्था नहीं, तो वहाँ पर बहुत बालक पढ़ रहे हैं।
तो पालेकर का कथन है कि विद्यालय की स्थापना इसलिए की जाती है जिससे बच्चों की शिक्षा दी जाए, न कि उन्हें उत्तीर्ण किया जाए। अतः अवरोधन का एक कारण परीक्षा प्रणाली का उपयुक्त दोष है। अब अवरोधन को निवारण कैसे किया जा सकता है? प्राथमिक शिक्षा को शिशु देखभाल कार्यक्रम से जोड़ा जाए। दूसरा, मिड डे मील तथा डॉक्टरी सहायता व्यवस्था ठीक से होनी चाहिए। अब आप मिड डे मील देखते हैं, आप लोग टीचिंग करते हैं तो किस प्रकार से व्यवस्था है आप लोग देख रहे हैं, किसी प्रकार भी अच्छी तरीके से व्यवस्था नहीं है। न्यूनतम अधिगम स्तर कार्यक्रम प्रभावी ढंग से क्रियान्वित किया जाए। कम से कम इतना तो पढ़ाया जाए, इतना छात्र कम से कम पढ़ लें। खेल को प्राथमिक शिक्षा का आधार होना चाहिए। प्राथमिक विद्यालय में मनोवैज्ञानिक विधियों को अपनाया जाए। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में समस्त विद्यालयों को शामिल किया जाए। परीक्षा प्रणाली में सुधार लाया जाए। तो इस प्रकार ये अपव्यय एवं अवरोधन था। तो आपने सुना और बहुत अच्छा है। टेट में डीएलएड में तो आ ही जाता है अपव्यय अवरोधन क्या होता है, एक आध पॉइंट कभी कभी आ जाता है। तो इस प्रकार आपको बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद।